आज हम लोग आ चुके हैं नए चैप्टर में। इसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कवरी। मतलब कि एटॉमिक स्ट्रक्चर ये बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसको कम से कम टाइम में फिनिश करने का हम लोग कोशिश करेंगे। तो इसका पहला टॉपिक है कि डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। की फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है, इनसे जितना भी ऑब्जेक्ट है और जितना भी चीज़ें जो बना है, एक फंडामेंटल पार्टिकल से बना है, जिसे हमें एटम कहते हैं। तो एटम का सबसे पहला डिस्कवरी जे थॉमसन ने किया था। तो जे थॉमसन के बारे में अपने 9th क्लास में तो पढ़ा ही होगा, तो लोगों ने इसी के बारे में लिखा है। उसके बाद एक SRT में कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब, ये एक्सपेरिमेंट किया था जे थॉमसन जी ने। तो जे थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट के हुआ क्या था कि उन्होंने एक ग्लास ट्यूब लिया। ग्लास ट्यूब लेने का भी एक खास मोटिव ये था कि ग्लास जो होता है पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और ये लो वोल्टेज इसमें कवर होता है। तो बट गुड कंडक्टर ऑफ हाई वोल्टेज, ये हाई वोल्टेज का गुड कंडक्टर था ये ग्लास, इसलिए इसमें ग्लास ट्यूब लिया था। अब उन्होंने ग्लास ट्यूब लिया। ग्लास ट्यूब में एक तरफ उन्होंने कैथोड रे रखा, एक तरफ एनोड रे रखा, और इनको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। जो एक बहुत हाई पावर बैटरी था, और 10 किलोवाट 20 किलोवाट की। और फिर इसमें क्या किया, उन लोगों ने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किया। तो उनमें से एक पहला एक्सपेरिमेंट ये था कि उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को पहले पता करना था कि इलेक्ट्रॉन्स हैं कि नहीं अंदर में। इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव होते हैं, तो नेगेटिव क्या होंगे, पॉजिटिव की ओर अट्रैक्ट होंगे। आप अट्रैक्ट होंगे जब इस ग्लास ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो एनोड रे तरफ आएंगे, किंतु वो बिजली पास करने पर, क्योंकि बिजली पास होने पर ही कैथोड और एनोड काम करते हैं, जैसे जानते होंगे। तो क्या किया कि अगर ऑन करने पर इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे थे, पर वो इलेक्ट्रॉन्स दिखाई नहीं दे रहे थे। इन्होंने वो इसीलिए जिंक सल्फाइड की लेयर लगा दी कैथोड रे के ऊपर। जिस तरह वो आते थे इलेक्ट्रॉन्स, तो वो चमकते थे, जिसमें पता चलता था कि उधर इलेक्ट्रॉन्स आए हुए हैं। तो अब क्या हुआ, इससे तो पता चल गया इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो उनका नेचर पता करने के लिए उन्होंने और भी कई सारी एक्सपेरिमेंट किए। जैसे कि उन्होंने हाइड्रोजन गैस को इस गैस ट्यूब में रखा। तो इसमें रखने के बाद उन्होंने देखा कि गैस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो देखा कि जब इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं हाइड्रोजन गैस से, तो ये आयोनाइजेशन इफ़ेक्ट शो करते हैं। आयोनाइजेशन मीन्स ऐसा नहीं होता है आयोनाइजेशन से कि इनके आयन्स जो होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो वैसे उन्होंने कई सारी और एक्सपेरिमेंट किए, जैसे कि उन्हें ये पता है कि जो कैथोड रे होता है, उन्होंने कैथोड रे से भी रिप्रेजेंट किया इलेक्ट्रॉन्स को। कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, और जो कैथोड रे होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, उन्होंने ये बताया। और वो डिफ्लेक्टेड, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा ना, तो है जो मैग्नेटिक फील्ड था उनका डायरेक्शन चेंज होने लगा। क्योंकि ये भी पता चला कि जो डिफ्लेक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब उन्होंने मैकेनिकल इफ़ेक्ट भी देखा, जैसे कोई एक वो मेटल का प्लेट लगा दिया, उसके बाद जब ये एक्सपेरिमेंट करा जाता है तो वो प्लेट गोल गोल घूमने लगता है, जिससे पता चलता है एक मैकेनिकल इफ़ेक्ट भी शो करता है। अब क्या किया उन्होंने, हीटिंग इफ़ेक्ट भी बहुत देखा। जैसे कि जब वो कुछ भी खास मेटल को या किसी चीज़ पर रखते थे, तो हीटिंग से ज़्यादा से ज़्यादा हीट भी होता था वो मेटल को। तो अब एक्सरे भी प्रोड्यूस होने लगी। जब उन्होंने कोई टंगस्टन का कोई मेटल रखा, तो उसके आर पार वो दिखने लगा था एक्सरेज, उसके आर पार इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे। तो उन्होंने ये एक्सरेज के बारे में पता किया, और उन्होंने ऐसे कई सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। तो अब बात करते हैं जे थॉमसन ने किस तरह कैलकुलेट किया चार्ज को और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से एक स्पेसिफिक चार्ज निकाला, जिसका वैल्यू था -1.75 × 10⁻⁸। ठीक है, तो उसको हमने शॉर्ट में, इसका एक फॉर्मूला होता है जो कॉम्बिनेशन से बनता है चार्ज मास और स्पेसिफिक चार्ज का।
और चार्ज उन्होंने पता किया -1.6 में 10⁻⁻19 कूलम। उन्होंने ये फार्मूला से निकाला कि भाई उनका मास कितना हो सकता है, तो मास इज इक्वल टू 4×10⁻⁴ चार्ज। तो इस फार्मूला से निकाला तो उसका मास निकला इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻31 kg। उन्होंने क्या किया फिर कि स्पेसिफिक चार्ज ऑफ कैथोड रे डिपेंडेंट नेचर ऑफ गैसेस। तो इन्होंने नेचर भी काफ़ी ज़्यादा पता किया गैस का, कि अलग अलग गैस को रखेंगे तो क्या शो होगा। अब बात करते हैं एनोड रे एक्सपेरिमेंट, जो प्रोटॉन के लिए किया गया था। इसमें क्या हुआ था कि प्रोटॉन का भी पता करने का कुछ ऐसा ही तरीका था। प्रोटॉन्स क्या थे, वो तो पॉजिटिवली चार्ज हो, जैसे इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली तो पॉजिटिवली थे। तो सेम एक्सपेरिमेंट ही शो किया गया। उसमें क्या हुआ था कि फिर कि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने सब वैसे ही था जैसे किया, बट हुआ क्या कि इस बार इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन एनोड रे के जाने की जगह कैथोड रे की ओर गया। कैथोड रे की तरफ इसलिए गए थे वो पॉजिटिवली चार्ज था और कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है। अब हुआ क्या कि वो फिर कैथोड रे के ऊपर वैसा ही जिंक सल्फाइड का लेयर लगा दें जिससे वो चमके। तो इसे उन्हें पता चला कि ये भी इलेक्ट्रॉन्स की तरह स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते हैं। और उन्होंने ये बात की पता चला कि वो कैनाल्स रे, हाँ कैनाल्स रे भी कह सकते हैं आप प्रोटॉन को, कि कैथोड रहते तो ये कैनाल्स रे या एनोड रे, जैसे आपका फोर व्हीलर तो बोल सकते हैं। कैनाल रे पॉजिटिवली चार्ज है और सेम इसी का डिफ्लेक्ट होता था मैग्नेटिक फील्ड में, और वो कुछ काइनेटिक एनर्जी पॉजेस करता था। काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन्स मूव करते की तरह काइनेटिक एनर्जी ना प्रोड्यूस हो रहा था काइनेटिक एनर्जी, और उसी तरह हीटिंग इफेक्ट भी शो करता था। अपोजिट बिहेवियर था इलेक्ट्रॉन से, एकदम अपोजिट था, वो नेगेटिवली है पॉजिटिवली है। तो दीज आर पॉजिटिवली चार्ज। अब ये भी गैसेस आयोनाइजेशन शो करता था, पॉजिटिवली चार्ज गैसेस आयंस। और ये चार्ज था, चार्ज ऑफ द मास रेशियो ऑफ दिस डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ गैस। जो चार्ज था वो मास का रेशियो डिपेंड करता था नेचर ऑफ द गैस। वो गैसेस को भी रख के बताया कि क्या क्या नेचर है। बात करते हैं अब प्रोटॉन के बारे में कि प्रोटॉन किस तरह डिस्कवर हुआ था। प्रोटॉन भी कुछ इस तरह डिस्कवर नहीं हुआ जैसे कैथोड उस एक्सपेरिमेंट से नहीं हुआ जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स हुए थे। इसका थोड़ा अलग प्रोसेस है। तो इस प्रोसेस को तो उतना डीपली तो नहीं बताया गया, बट मैं पढ़िया चैडविक जी ने इस न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया था। इसमें हुआ क्या था कि उन्होंने थिन शीट ऑफ बेरिलियम के लिया, उसमें अल्फ़ा पार्टिकल्स को उसके आर पार में क्या अल्फ़ा पार्टिकल्स को थ्रो किया बेरिलियम शीट। तो हुआ क्या कि उन्होंने कुछ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल्स देखे तो नहीं, बट उन्होंने ऑब्ज़र्व किया उस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो निकल रहे थे न्यूट्रॉन्स। और उस एक्सपेरिमेंट के दौरान ही पता चला कि हाँ एक न्यूट्रल चार्ज भी, उस न्यूट्रल पार्टिकल भी एग्जिस्ट करता है। तो इसे तो पता चल गया था न्यूट्रॉन है, और उन्होंने इनका जिससे स्पेसिफिक चार्ज निकाला 9.5 × 10⁻4 चार्ज। और इसका जो था स्पेसिफिक चार्ज था, ये चार्ज इनका 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम था। उन्होंने इसी तरह मास निकाला तो पता चला 1.6 × 10⁻24 ग्राम है। अब क्या हुआ कि अब तो सॉरी ये प्रोटॉन का मैंने बता रहा था, न्यूट्रॉन का नीचे में है। हाँ, तो अब मैं क्या कहता था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की, तो मैंने बता दिया डिस्कवरी इस तरह रिएक्ट हुआ था हीलियम के अल्फ़ा पार्टिकल्स के साथ। मीन्स हीलियम एक तरह का अल्फ़ा पार्टिकल ही है। इसको बहुत कोई सोचते हैं कि हीलियम को रिएक्ट किया, बट हीलियम के अल्फ़ा पार्टिकल्स और हीलियम एक ही चीज़ हुआ। उन्होंने कार्बन और न्यूट्रॉन निकला और चीज़ें वो एब्जॉर्ब करता है। उनका मास निकाला 1.6 × 10⁻⁻24। ये सेम प्रोसेस से ही निकाला, बट उतना आपको कुछ जानकारी नहीं है। तो
तो अब आगे बात करते हैं थॉमसन मॉडल की। ये थॉमसन मॉडल बहुत ही पुराना मॉडल है, जिसे कि जानते हैं। इसके बारे में तो कुछ खास बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके बारे में सब जानते हैं। पॉजिटिवली चार्ज्ड हाँ, इस थॉमसन मॉडल में ये एटम्स कौन सा यूनिफॉर्म, पॉजिटिवली चार्ज यूनिफॉर्म है, मीन्स कितने भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इन सब जगह बराबर है, स्फीयर में स्फेरिकल शेप में है एटम, और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। बट ये न्यूट्रल जैसे कि जितना पॉजिटिवली चार्ज है उतना नेगेटिवली चार्ज भी है, लेकिन ये बात गलत है, क्योंकि हमने आगे मॉडल्स पढ़ा था। तो एटम मास एटम इज यूनिफॉर्म, जो मास का एटम था वो यूनिफॉर्म था। तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, तो इस मॉडल में हुआ गया था कि उन्होंने तो एक गोल्ड शीट के ऊपर अल्फ़ा पार्टिकल्स छोड़े। अल्फ़ा पार्टिकल कुछ डिफ्लेक्ट हुए, कुछ डिफ्लेक्ट नहीं हुए, ज़्यादातर उन्होंने काफ़ी सारे अल्फ़ा पार्टिकल्स 1000 टाइम एक्सपेरिमेंट किए। ऑब्जेक्टिव से न्यूक्लियस भी एग्जिस्ट करता है एटम के अंदर, चेक बहुत कम स्पेस। उन्होंने ये बताया कि मास होता है वो टेंसली कॉन्सेंट्रेटेड होता है बहुत छोटे से रीजन में, और वो इलेक्ट्रॉन से घिरा होता है, जो एक हाई स्पीड में ऑर्बिट में ट्रैवल करता है। और न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो एक फोर्स से जुड़े हुए होते हैं, जिनको कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी थे कि वो नहीं बता पाया मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में, कि ये थ्योरी कहती है कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कि इलेक्ट्रॉन्स जब वो नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, तो वो दोनों आपस में रिएक्ट होकर तो एटम डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए, बट ये डिस्ट्रॉय हो नहीं रहा। अब कुछ एमिट होते हैं रेडिएशन, वो क्यों हो रहा है, ये भी नहीं बता पाया। स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में भी, स्टेबल क्यों है, और नॉट से इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हम लोग इस रेडियस का फॉर्मूला भी दिया था, बट ये रेडियस का फॉर्मूला नहीं होता, वो आप देख सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर के बारे में। तो एटॉमिक नंबर क्या है और मास नंबर? एटॉमिक नंबर में द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और मास नंबर द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को मिला देंगे तो मास नंबर कहलाएगा, और प्रोटॉन्स है वो एटॉमिक नंबर डिसाइड करेगा। इलेक्ट्रॉनिक इसके चार्ज सम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक भी रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन्स की किस लेवल में है, इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन, कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन है। एक होता है आइसोटोन्स। आइसोटोन में क्या होता है, सम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जो कितना नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। यहाँ एटम में अलग अलग न्यूट्रॉन्स का बात करते हैं, वेव लेंथ और इस वेव के बारे में। तो ये पूरा वेव है, तो ये वेव का इस हिस्से को ऊपर से नीचे का एम्पलीट्यूड, और यहाँ से यहाँ तक इसको वेव लेंथ कहा जाता है, जिसको अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। ये ऊपर का क्रिस्टल नीचे का थ्रोट है। फ्रीक्वेंसी जो होता है जिसको वी से डिनोट करते हैं, ये नंबर ऑफ वेव इन 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड में कितना वेव कवर करता है, उसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और 1 हर्ट्ज़ 1 साइकिल पर साउंड, इस 1 हर्ट्ज़ में 1 साइकिल पर सेकेंड में कितना वैल्यू होता है, 1 साइकिल पर सेकेंड। वेलोसिटी को सी से डिनोट कर सकते हैं, जो डिस्टेंस कवर होता है इन 1 सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ वेव, वेलोसिटी ऑफ वेव है 3.0 × 10⁸ हम लोग कहाँ थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होते हैं वेवलेंथ के साथ इंक्रीज होते हैं, तो बता ही लिया है।
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम इसमें होता क्या है कि फ्रिक्वेंसी को लेकर डिक्रीज करेंगे तो कैसोमी करिए हो गया, आप लोगों जितना कुछ चीज़ें हो गई, अल्ट्रा वायलेट विजिबल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और एक चीज़ बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड होता है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो होता ही है, बट वो उन लोग के बाकी जो एम्पलीट्यूड फ्रिक्वेंसी वगैरह सब सेम होता है। और बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम वर्ड से जैसे स्पेक्ट्रम जो वाइट लाइट डिवाइडेड इनटू 7 कलर्स, ऐसे ये बोलते हैं। जैसे फ्रिक्वेंसी डिक्रीज होता है तो जो ये आपका होता है फ्रिक्वेंसी भी डिक्रीज होता है तो अलग अलग तरह के रेडियस बनते हैं, जैसे कैसोमिक रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे, ठीक है। और यदि फ्रिक्वेंसी को और डिक्रीज़ कर तो इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडिएशन वगैरह बहुत और भी। तो अब हम लोग बात करेंगे कंपेयर फ्रिक्वेंसी को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। जैसे जो ये क्या कहते हैं, इसे गामा रे हो गया, कैसोमिक रे आ गया, तो सबका फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद आपके येलो लाइट का, इंफ्रारेड का जो ऐसे हो जाता है। इसी कुछ लिमिटेशन था स्पेक्ट्रम को, ये नहीं एक्सप्लेन पढ़ पाए कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटोनेटिक इफेक्ट जो होता है, वेरिएशन इन हीट कैपेसिटी और स्पेक्ट्रा हाइड्रोजन। अब बात करते हैं प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ये थ्योरी इस चैप्टर का बेस तो नहीं कहेंगे, इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसमें होता क्या है कि ये प्लैंक क्वांटम थ्योरी कहने का है इसका कि अगर कोई एनर्जी, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अगर वो क्वांटाइज नहीं हो, क्योंकि अगर नहीं हो एनर्जी ऑफ एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉट कंटेन आयंस, सिर्फ आयंस नहीं है बट क्वांटाइज है। क्वांटाइज मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में है एनर्जी, ये क्वांटाइज कहते हैं। विच मीन्स एनर्जी ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ पॉकेट्स, एक छोटा छोटा पॉकेट और भी के बंडल वैसा। और एनर्जी जो होता है ऑफ ईच फोटोन्स इज प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ना प्रोपोर्शनल होता है कि एनर्जी होगा फोटोन्स का, तो फोटोन्स और आपका हो गया क्वांटाइज एक ही चीज़ है, तो ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों तो होता है प्रोपोर्शनल, तो एच इज इक्वल टू, इससे फॉर्मूला आता है ई इज इक्वल टू एच वी, में एच एक प्लैंक कांस्टेंट है, उसके वैल्यू है 6.60 इंटू 10⁻⁻34। और इफ़ रेडिएशन कंटेन एन फोटोन्स, अगर कोई रेडिएशन में 10 फोटोन्स है, कितने भी फोटोन्स हैं तो एन से रिप्रेजेंट करेंगे और इससे एक फार्मूला निकलता है ई इज इक्वल टू एन एच वी। इसमें वी आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी है कि फ्रीक्वेंसी कितना है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो द स्पीड ऑफ लाइट, सी जो है कि और फॉर्मूला आता है ई इज इक्वल टू एन एच सी बाई अल्फ़ा। अल्फ़ा मीन्स फ्रीक्वेंसी जो हो गया, इसी को सिंपलेस्ट फॉर्म में किया तो सी आ गया आपका स्पीड ऑफ लाइट, और ये अल्फ़ा हो गया फ्रीक्वेंसी, और एच हो गया प्लैंक कांस्टेंट, और एन हो गया नंबर ऑफ फोटोन्स। तो अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में बात करते हैं। ब्लैक बॉडी रेडिएशन है क्या? अगर कोई भी बॉडी इमिट करता है या एब्जॉर्ब करता है रेडिएशन को, इस रेडिएशन छोड़ता है या लेता है रेडिएशन, तो उसे हम लोग ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसी में कोई भी फ्रिक्वेंसी का तो वह एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन होगा। तब बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है, इस इफेक्ट के दौरान इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, वो भी ये मेटल हो गया, कभी सरफेस हो गया, वो मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाएंगे उस एटम में से, और उसका जगह ले लेंगे फोटोन्स। इसी को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। द इजेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल व्हेन लाइट, जब लाइट उसके ऊपर छोड़ेंगे, तो हर तरह की लाइट में कुछ
खास फ्रिक्वेंसी की जो लाइट्स होती हैं उसी से ही ये इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। सुटेबल फ्रिक्वेंसी फॉल ऑन इट कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक। हाँ, वो इसी को हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक कहते हैं। जो भी फ्रिक्वेंसी हम लोग लाइट को अगर उसके ऊपर गिराएंगे तब वो इलेक्ट्रॉन्स हमें देगा। तो इलेक्ट्रॉन्स निकालना जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। जितना हम लोग इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे उतना ही इंटेंसिटी होगा लाइट का और जिससे फ्रिक्वेंसी होगा। अब बात करते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो एनर्जी, हम लोग कुछ एनर्जी निकालना है कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, हम लोग उसके एनर्जी जो है पहले पता करना होगा कि भाई साहब कितना एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वेव, कितना काइनेटिक एनर्जी पॉजेस करता है। इससे फॉर्मूला निकल के आता है E=W + K। ई से हो गया एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, W से हो गया जितना एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और K मतलब हो गया हम लोग का वेव का काइनेटिक एनर्जी किस वेलोसिटी से चल रहा है। इसे हम लोग V थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं। जो हम कैसे जैसे कि NHV जो है NHV + K। इसमें से ये इनिशियल, ये आप लोग का हो गया इनिशियल, जो फाइनल है पहला का जैसे कि बात कर जाए तो इसको NHV का फॉर्मूला हम लोग ने यहाँ देखा था कि NHV एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी को जोड़ देंगे काइनेटिक एनर्जी के साथ और आपका ये वाला आपका आ जाएगा। इससे ग्राफ भी निकल के आता है। देखिए काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। अब बात करते हैं बोहर मॉडल की। तो बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के सिस्टम, तो H हो गया हाइड्रोजन का -1 और लिथियम 2+, कॉपर 2+, बेरिलियम हो गया। इसका बोहर मॉडल में कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो आते हैं एग्जाम में। तो इन पोस्टुलेट्स को आप क्या है, पहला पोस्टुलेट है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट इन फिक्स्ड एनर्जी पॉजेस करते हैं। दिस ऑर्बिट आर कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। ये स्टेशनरी होती है, ऑर्बिट कभी भी चेंज नहीं होती, क्योंकि फिक्स्ड ऑर्बिट है। अब ये अगर ये सर्कुलर पाथ में है तो इनका एक एंगुलर मोमेंटम भी होगा, पर एंगल में कितना वेलोसिटी ट्रैवल कर रहे थे। इनके लिए फॉर्मूला है mvr/nhv। mvr आप लोग का एंगुलर मोमेंटम है। ये भी एक तरह का फॉर्मूला जो अब पहले फिजिक्स में था, फिजिक्स में है मतलब। तो एंगुलर मोमेंट को mvr भी लिख सकते हैं, ये निकालना है। तो h एक प्लैंक कांस्टेंट है, नंबर ऑफ फोटोन का 2π हो जाते हैं, तो ये इससे निकल जाएगा। एनर्जी एब्जॉर्ब और इमिट ओनली देयर इलेक्ट्रॉन्स मेक्स ट्रांसमिशन। एनर्जी एब्जॉर्ब ये निकलेगा तभी जब इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ट्रैवल करेंगे यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह। अब बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। इसे कैलकुलेशन ऑफ रेडियस और कुछ नहीं है, जब बोहर का ही रेडियस है, कैसे रेडियस निकाल सकते हैं। तो जिससे भी कोई भी इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है वो चेंज होते रहता है बाय रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस ऑफ चार्ज। मास m और चेंज रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस चार्ज। इस रेडियस को निकालने का, जैसे कि ये तो ये एटम है, ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो हर टाइम में इसका डायरेक्शन चेंज होते रहेगा। अगर इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसका एक सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल का एक फोर्स होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको रिवॉल्व करा रहा है, उसका हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे mv²/r। एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इन दोनों के बीच में। इस अट्रैक्शन को निकालने के लिए हम लोग kgE²/r लिखेंगे। इसमें जो आपका जो r है वो रेडियस है और
ये आप लोगों का तो कंसिडर, इसीलिए जो के है ये आप लोग का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये जो के है वो चार्ज है, और ये इसका चार्ज है पॉजिटिव का, ये इलेक्ट्रॉन का, ये प्रोटॉन का, दोनों का चार्ज है रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर। तो इससे एक फॉर्मूला निकल के आता है के जी ई स्क्वायर बाय आर है, जिसमें से के मास है इलेक्ट्रॉन का, और जेड जो है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस ऑफ चार्ज है, तो चार्ज का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ऑफ चार्ज ये। और ये है ये आप लोग का हो गया ये कितने वेलोसिटी से जा रहा है, किस वेलोसिटी से जा रहा है। और इसमें जो ई है आप लोग का वो एलिमेंट्री चार्ज है। तो अब बात करते हैं क्वांटम नंबर की, जो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो ये पहला हम लोग क्वांटम नंबर है क्या, तो ये एक चार वो सेट ऑफ चार नंबर्स है जो पोजीशन डिसाइड करते हैं न्यूक्लियस का, और इससे इलेक्ट्रॉन्स का अराउंड न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन्स का एग्जैक्ट एड्रेस कहाँ है, जो क्वांटम नंबर बताता है। तो क्वांटम नंबर चार तरह के होते हैं। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसका एन से रिप्रेजेंट करता है, इट्स रिप्रेजेंट शेल्स अराउंड न्यूक्लियस। जैसे N1 हो गया शेल नंबर 1, के शेल होता है, के एल एम एन 4 शेल्स होते हैं, और पहले ही भरा होगा, इन्हीं को शेल से रिप्रेजेंट करते हैं। यदि इलेक्ट्रॉन्स पता करने की इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 इंटू एन का स्क्वायर, जो एन जो है कौन सा सेल है वो है, 4 तो शेल ही होते हैं, तो उसको स्क्वायर करके आ जाएगा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें। तो अब हम लोग बात करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो इस क्वांटम नंबर में होता क्या है कि इसे ये रिप्रेजेंट करता है इनिशियल एल, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल इज इक्वल टू शेल नंबर, और जितने सब शेल्स होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रिंसिपल या होते हैं, जितने शेल्स हैं उतने सब शेल्स भी होते हैं। ये क्वांटम नंबर सब शेल को रिप्रेजेंट करता है कि कितने सब शेल्स होते हैं एक शेल के अंदर। तो जनरली 4 सब शेल्स होते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि सब में 4 ही हों, अब वो जितना, जैसे कि पहला शेल में कितना सब शेल है, तो पहला शेल एक शेल में एक शेल ही रहेगा, दूसरा शेल में 2 शेल रहेगा, तीसरा शेल में 3 सब शेल होगा, और चौथा शेल में 4 सब शेल होंगे। SPDF से रिप्रेजेंट करता है। तो अब आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो ये एक रिप्रेजेंट करता है ऑर्बिटल इनसाइड द सब शेल, मतलब एक ऑर्बिटल जो होता है, कितने ऑर्बिटल्स है सब शेल के अंदर, एक ऑर्बिटल्स होते हैं, तो वो एक सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं उसको ये पता करता है। तो इसको तो कोई फिक्स फार्मूला नहीं है कितने ऑर्बिटल्स होंगे, बट हाँ इतना पता है कि पहले में एस सब शेल में एक ऑर्बिटल होता है, पी में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, इस तरह है। बट इनका कुछ सीक्वेंस होता है कि 0 1 3 5 इस तरह होते हैं। इसमें से ये एस हो गया, ये एस सब शेल का है, ठीक है, और ये पी है, ये डी है, ये एफ है। एस में 0 ऑर्बिटल्स होंगे, पी में 1 ऑर्बिटल होगा, डी में 3 ऑर्बिटल्स होंगे, एफ में 5 ऑर्बिटल्स होंगे। इस तरह से ये तो याद ही करना पड़ेगा, मतलब फार्मूला नहीं है। स्पिन क्वांटम नंबर मतलब कि ये तो पता चल गया कि भाई साहब, बट एक ऑर्बिटल में कितने ये होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको पता नहीं होगा, पता बता दूँ कि हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अपोजिट, अपने आप के अपोजिटली क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं, रोटेशन होता है उनका, रोटेट होते रहते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग सेकंड शेल का। सेकंड शेल तो जानते होंगे, सेकंड शेल में 2 सब शेल्स होते हैं, तो यहाँ पे मैं बताया था, जैसे कि
तो ये सेकंड शेल है, इसे एल सब शेल भी कर सकते हैं। और इसमें 2 सब शेल्स होते हैं और एक सब शेल में एस पी डी एफ होते हैं, पता होगा SPDF। ये SP है, तो S में एक ऑर्बिटल होता है। यहाँ से सॉरी देखिए, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। यहाँ पर एक होगा और दूसरे में 3, फिर 5, यहाँ 7, जिस तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली तो S में एक ऑर्बिटल होना चाहिए और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब P सब शेल मतलब उसका दूसरा जो सब शेल है, इसे P सब शेल कह सकते हैं, वो में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। आज में एक ऑर्बिटल में यदि 2 इलेक्ट्रॉन्स है या 3 ऑर्बिटल में तो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसको यहाँ भी लिख दिया जा सकता है। तो पहला सब शेल है KLMN, उसमें सब शेल्स है SPDFG, ऐसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें एक ऑर्बिटल होता है हर शेल में, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये पहला शेल के लिए 2 सब शेल में से बहुत सारे अलग अलग होते हैं। तो इससे ही एक नया इलेक्ट्रॉन्स का एक आता है बाहु प्रिंसिपल, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर का। तो इसमें होता क्या है, ये एक न्यूक्लियस है, इसके अराउंड न्यूक्लियस घूम रहे हैं। तो ये तो S, ये पूरा कौन सा शेल है, ये K सब शेल है, ये पूरा L सब शेल है, यहाँ M सब शेल है, ये N सब शेल है। अब क्या था K में, तो आपको बताया था कि K में कितने सब शेल होते हैं, S सब शेल होता है। L में कौन सा होता है, S N P। सोचिए कि S कहाँ से है, S यहाँ से आया। तो जैसे कि ये पहला में तो S है, पहले में हमेशा कहते हैं जितना ऑर्बिटल्स उतने सब शेल, जितने शेल्स उतने सब शेल्स। तो ये पहला शेल है, पहला शेल में फर्स्ट शेल, और फर्स्ट शेल में एक शेल में एक सब शेल, और दूसरा शेल में 2 सब शेल्स है, और तीसरा शेल में 3 सब शेल्स है, और चौथा शेल में 4 सब शेल्स है। अब आप सोचेंगे 1 2 कैसे आ रहे ये वगैरह, तो मैं बता दूँ कि ये एक रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पहला शेल है, ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दूसरा सब शेल है, और ये तीसरा सब शेल है, 4 रिप्रेजेंट कर रहा है ये चौथा सब शेल है। सब शेल से पता चल गया। अब तो ये 2 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये S है, S में तो एक ऑर्बिटल होता है, और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लिखने के लिए उसका 2 लिखते हैं, और S के ऊपर 2 लिखा हुआ है कि इसमें S में 2 होते हैं। पहले P जो होता है, P में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स, 2 ऑर्बिटल्स होते हैं, 2 ऑर्बिटल्स में होते हैं। जैसे कि जो P होता है, P में तो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 3 to the 6 आ जाता है। तो हर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ेंगे तो टोटल जोड़ने के बाद वो 6 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है। तो 6 आ गया, और उसके बाद ये आप अगले सब शेल में जाएंगे, आपको 3S आ जाएगा, 3S। इसको देखिए ये अलग चीज़ है। तो ये 3S का, ये 2 कैसा है, S में 2 होता है, P में 6 होता है। इसको डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं कि P में 6 होता है, D में 10 होता है, किंतु कभी कभी इलेक्ट्रॉन्स कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, बट ठीक है, ऐसे भी याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसका D में 10 आता है। D में आप पूछेंगे 10 कैसे आता है, D में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सबसे 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं D सब शेल में। अब बात करते हैं SPDF। ये सब तो बता ही दिए कि S में 2 होता है, D में 6 होता है, D में 10 होता है, बट F में 14 कैसे होता है, कि F में क्या होता है कि 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो पता हो गया। अब बात करते हैं अबाउ प्रिंसिपल। तो ये अबाउ प्रिंसिपल्स क्या है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स सब शेल्स
लिखे जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जैसे कि जो इलेक्ट्रॉन आर फील्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल सेक्शन। जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैसे हमने कि इसमें सीक्वेंस में लिखना है। सीक्वेंस में कैसे लिखोगे, वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इसमें अगर जिसमें सबसे एनर्जी ज़्यादा किस एनर्जी बढ़ रहा, सबसे कम इसमें है, उसके बाद इसमें है, उसके बाद इसमें ज़्यादा, उसमें ज़्यादा है, उसमें ज़्यादा किस में, एक सीक्वेंस में लिखना होगा। उस सीक्वेंस के हम कहते हैं अबाउट सीक्वेंस। जैसे कि इंक्रीजिंग ऑर्डर 1s2 2s2 2p6 3s2 2p6 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3p10, ऐसे कर करके सीक्वेंस है। और इसको तो याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई है नहीं तरीका, बट इसको ट्रिक है याद करने का कि इसका एक सीक्वेंस में होता है 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 2p 3p 4p 5p 6 7 और 3d 4d 5d 6 7, ऐसे कर करके लिखना है। उसके इन दोनों को ऐसे ऐसे जोड़ देना है। ये जो जोड़ेंगे उसके बाद ये एनर्जी सीक्वेंस में जुड़ जाएगी। सबसे कम एनर्जी इसके पास, उसके बाद इसका ज़्यादा, उसके बाद इसके ज़्यादा, सबसे ज़्यादा एनर्जी इसके पास है, एक सीक्वेंस में जुड़ गया है। अब इसको अब एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स कैसे लिखें, इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन्स पे निकला है ना, तो इलेक्ट्रॉन्स को तो पता ही कि इतने इतने होते हैं, तो इसमें लिख दिए 6 हो गए 7 हो गए, वो बड़ी चीज़ नहीं, वो लिख लोगे। जैसे कि n का लिखना है कि n का इन सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। तो Na जो है वो Na का एग्जांपल लिया है कि Na को किस तरह आप इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन में लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंसंट्रेशन कहते हैं। तो आप क्या किया है कि NS2 2s2 2p6 3s1, लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन बचेगा उसको किसी तरह भी लिख सकते हो, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में यदि एक ऑर्बिटल में यदि आप 3s1 है, 3s1 में हम पता है कि 3s1 होता है, 3s2 हो सकता है, 3s1 नहीं होता है, पर 3s1 एग्जिस्ट होता है क्योंकि यदि वो एक इलेक्ट्रॉन सिंगल ऑर्बिटल में यदि ना चाहते हुए भी है तो वो हो सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी सीक्वेंस में है कि N1s2 कि पहला शेल में इस पहला सेक्शन में 2 ऑर्बिटल्स हैं। अब 2 ऑर्बिटल्स में 2 ऑर्बिटल नहीं, सिंगल ऑर्बिटल है, सिंगल ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसी तरह सेकेंड शेल में S सबशेल है कि मतलब S से ही स्टार्टिंग होता है, इस कोई भी करेंगे तो S से ही होगा स्टार्टिंग। ठीक है, अब कोई भी शेल में जाओगे तो S से ही स्टार्टिंग होगा, कौन सा सबशेल डिसाइड हो रहा है। तो अब उसको S हो गया, उसका PDS, ये सीक्वेंस है। उसका P आया, उसका S आया, जैसे कि यहाँ 2 मिनट हम लोग कहाँ थे, सोडियम का बात करते हैं। सोडियम में ये 1s है, S मिल गया, S यहाँ भी है, यहाँ भी है, P यहाँ भी है, यहाँ भी है। इस तरह ये SPD वाला जो सिस्टम है तो इसी का अकॉर्डिंग चलेगा, इसमें वो दिक्कत नहीं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो थोड़े चेंज हो सकते हैं, एक में ये है दूसरे एलिमेंट का वो चेंज हो सकते हैं। ये 1 2 2 3 ये भी इसी का अकॉर्डिंग चलेगा, वो भी चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्बिटल डायग्राम्स की। तो ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सोचते हैं लोग कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड, पर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं जितने सोच रहे हैं। ये होता क्या है इसमें कि इसे ऑर्बिटल डायग्राम हुंड रूल ये कहते हैं, हुंड रूल इससे कह सकते हैं। फर्स्ट सिंगल इलेक्ट्रॉन विल फिल्ड ईच ऑर्बिटल आफ्टर पेयरिंग। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एक पेयरिंग में भरना है बॉक्सेस में, तो कैसे भरोगे, तो जैसे N में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो Na में यदि 7 इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे पॉसिबल तो नहीं है, Na में 7 है। ठीक है, यहाँ N लिखा हुआ Na होगा। सल्फर में ऐसे, इसको तो आप पहले एक एक करके भरो,
बॉक्सेस दिए रहेंगे, बॉक्सेस बनाने का जरूरत नहीं है कि बॉक्स में भरना है। पहले सिंगल पेयरिंग करो, उसके उधर से पेयरिंग करो, समझा। एक बार पेयरिंग हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को दोबारा भरने की जरूरत नहीं है। उसका एक बार भर देना है, उसका दूसरे बार इधर से ही भरना है उल्टा करके, लास्ट में बच जाएंगे तो कुछ नहीं करना। इसी तरह जो है सल्फ़र का भी करना है। सल्फ़र में 16 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उसको पेयरिंग किया। पेयरिंग जैसे मैंने बोला वैसे ही करना है। तो बहुत लोग को कन्फ्यूज़न होता है कि भाई कितने होंगे, वो बता देते कि ये 1s है, तो यहाँ से 6 ऑर्बिटल्स है। क्या गया कि 6 सबशेल है, 6 सबशेल्स है, 5 सबशेल्स है, 5 सबशेल्स है। हम उन 5 सबशेल को किस तरह लिख सकते हैं? 16 इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर अपने 1 2 3 4 5 6 है, तो ये 3s2 है, ये 3p4 है। तो 3s2 को ऊपर 3s2 मीन्स ये इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही हैं, ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन पहले से ही हैं। तो 6 तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स ही भरने हैं और 2 ही इलेक्ट्रॉन भरना है। तो इस बता देगा कितना इलेक्ट्रॉन भरना, 2 भरना है, फिर 2 भरना है, फिर 3 भरना है, ये तो बता देगा। वो बड़ा चीज़ नहीं है, सिंपल है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ और डायग्राम्स हैं कि कैसे इनको कह सकते हैं। या हाफ फील्ड है, इसे हाफ फील्ड कहेंगे, हाफ है। ये फुली फील्ड है, इसमें जगह नहीं है इलेक्ट्रॉन भरने का। ये इनकम्प्लीट है, आधा भर दिया आधा नहीं भरा, इनकम्प्लीट है। और कुछ डायग्राम्स है किस तरह इनके ऑर्बिट्स होते हैं इलेक्ट्रॉन का इन हर एक्सिस में, उन्हीं के एक्सिस में रिवॉल्व किस तरह करते हैं। रिवॉल्व करते हैं तो हल्का हल्का वो लोग सॉरी रिवॉल्व गलत नहीं, रोटेट करते हैं तो उनको हल्का हल्का रिवॉल्व करते हैं। कोई किसी के ऐसा तो कोई एक्सेस नहीं होता किनके, बट हाँ अपने में ही रिवॉल्व करते रहते हैं सर्कल। ये एस और पैटर्न की बात कर रहा है, ये पी में 3 इलेक्ट्रॉन से तीनों इस तरह रिवॉल्व करते हैं। और उसके बाद डी में तो 5 होते हैं, तो डी में 5 इस तरह करते हैं। तो इसे याद करने का अब बात करते हैं डी बॉर्डगी कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल बिहेवियर। तो अकॉर्डिंग टू डी बॉर्डगी कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है ऑफ मैटर वो डुअल नेचर शो करता है। इससे जो आइंस्टाइन मिलते हैं उनका कहना था कि वो पार्टिकल नेचर शो करता है, बट एक और व्यक्ति थे उनके कहने का तो ये वेव नेचर शो करता है। और इन्हीं ने कहा कि ये दोनों नेचर शो करते हैं। अब दोनों नेचर किस तरह शो करता है वो आप आगे जानेंगे कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर। वेव नेचर का फॉर्मूला ये हो गया E=hv। ये आगे हमने पढ़ा था, एक फॉर्मूला था वेव नेचर का, अभी आगे लेते हैं। जैसे कि E=hv देख सकते हैं। इसमें h एक प्लैंक कांस्टेंट है, v आपका ये क्या कहते हैं, वे आपका आ गया वो फ्रीक्वेंसी बता रहा है, वी फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और ये है आपका एनर्जी ऑफ द ईच फोटॉन्स। ये इस तरह होता है। बट अब आइंस्टाइन जी के हिसाब से पार्टिकल नेचर शो करता है E=mc²। इस तरह मास इनटू c2 स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर। c स्पीड ऑफ लाइट है और m मास है, इस तरह भी निकलता है। बट उन्होंने क्या किया, डी बॉर्डगी ने इन दोनों फार्मूलाज को मिक्स कर दिया कि ये दोनों फार्मूलाज बराबर हैं। इन्हें बराबर करने के बाद ये एक फार्मूला आया Hc अल्फ़ा। Hc मीन्स h प्लैंक कांस्टेंट इंटू c बाई अल्फ़ा इज इक्वल टू mc²।
इसके माध्यम से भी हम लोग अब किसी भी एनर्जी निकाल सकते हैं या कुछ भी इन चारों में से दिया को निकाल सकते हैं। तो एच आई अल्फ़ा इंटू इज इक्वल टू एम सी। तो सी कहाँ चल गया? तो अब जो सी आप लोगों का सी से सी कट हो गया तो स्क्वायर, तो सी का सी देखेंगे हम बता ही देते हैं तो बोलेंगे जैसे कि जो यहाँ पर था वहाँ से एक सी से एक स्क्वायर कट गया तो सिंगल सी बचा ना, इससे ये फॉर्मूला निकल के आया एच बाई अल्फ़ा इज इक्वल टू एम सी। इसको यदि हम लोग इसके बड़ा आगे सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा इज इक्वल टू एच बाई एम सी आप लोगों को नीचे आ गया, अल्फ़ा ऊपर चला गया, ये फॉर्मूला निकल के आता है। इसको और से यदि हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो अल्फ़ा इज इक्वल टू एच बाई एम वी आ सकता है। वी एक स्पीड ऑफ लाइट है, तो ये फॉर्मूला ठीक रहेगा। सी से आप ठीक समझ पाएंगे कि सी एक स्पीड ऑफ लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब बात करते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू एच बाई एम वी। तो इज इक्वल टू एम पी क्या है? मोमेंटम का फॉर्मूला है। यदि ये मोमेंटम का फॉर्मूला है तो अल्फ़ा इज इक्वल टू एच बाई एम वी, जिससे आप अल्फ़ा इज इक्वल टू एच बाई मोमेंटम भी लिख सकते हैं, क्योंकि पी इज इक्वल टू एम वी है, फॉर्मूला है मोमेंटम का, मास इंटू वेलोसिटी। कि वेलोसिटी इसलिए क्योंकि है देखो वेव का वेलोसिटी और स्पीड ऑफ लाइट का वेलोसिटी सेम होता है 3 इंटू 10⁸ तो के इज इक्वल टू 1 बाई एम वी स्क्वायर है काइनेटिक एनर्जी का। तो 2 मिनट, हाँ 2 मिनट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो है आपका 1/2 इज इक्वल टू 1/2 एम वी स्क्वायर। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग तो अगर यदि लोग एम को एम वी स्क्वायर लिखेंगे, उसके बाद इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आएगा 2 के ई एम जो मास है और इक्वल टू एम वी स्क्वायर। ये और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे के ई एम इज इक्वल टू पी का स्क्वायर। पी मीन्स मोमेंटम हो गया। और इस फॉर्मूला को यदि हम लोग पी को अलग कर दें तो मोमेंटम का एक फार्मूला आता है 2m की के जो काइनेटिक एनर्जी है, मतलब 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम निकाल सकते हैं। उसका तो नहीं शायद नहीं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। तो हम लोग बात करेंगे अल्फ़ा मीन्स फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला भी इसी तरह निकलेगा। अल्फ़ा इज इक्वल टू एच बाय रूट 2m के जिससे में 2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, जो एक एरर भी कह सकते हैं, एरर ही क्या है। इसे प्रिंसिपल जितना इसके ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं हैं इस टॉपिक से, और फिर भी मैं बता देता हूँ कि ये टॉपिक तो ये हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसका कहने का ये है कि अगर कोई भी माइक्रोस्कोपिक बॉडी है, ये उसका पॉसिबल नहीं है कि उसका मोमेंटम और पोजीशन सेम टाइम पर एक्यूरेसी के साथ निकाल पाएँ। जैसे कि जो कोई भी एटम है, उसमें यदि इलेक्ट्रॉन का हमें वेलोसिटी निकालना है और उसका पोजीशन निकालना है तो वो एक साथ तो वो नहीं निकल पाएगा, निकलेगा भी तो वो गलत होगा। तो इसी से एक फार्मूला निकल के आता है। ये फार्मूला मेरा भी दिमाग के ऊपर है, यहाँ का पता नहीं क्या इसने बनाया है, फिर भी बता देते हैं। इफ़ वी डू सो देन देयर इज़ ऑलवेज सम एरर। अगर हम लोग ये करते हैं तो ये एरर आएगा मेजरमेंट में, और प्रोडक्ट ऑफ एरर ऑफ मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम एरर आ सकता है। और पोजीशन ऑलवेज चेंज, क्योंकि पोजीशन ऑलवेज चेंज होते रहता है यार। पोजीशन हर समय चेंज हो रहा है, तो पोजीशन हर समय ज़्यादा होगा या बराबर होगा, ज़्यादा होगा या तो बराबर होगा h/4 के। h/4 क्या है? वही क्या बोलते हैं उसको, ये मोमेंटम है, मोमेंटम नहीं तो क्या, ये वेव लेंथ है,
वेवलेंथ है, तो इस वेवलेंथ यदि वो उसका पोजीशन, उसका वेवलेंथ वो हर समय चेंज होते रहता है, तो इसका जो ये एक्स जो है डिस्टेंस है और वो जो पी है वो मोमेंटम है, तो इधर वेलोसिटी इधर पोजीशन है, पोजीशन का वेवलेंथ से आप कंपेयर कर सकते हो, ये दोनों सेम ही चीज़ है। तो यदि ये ऐसा है तो पी एक्स ज़्यादा होगा हमेशा, इस मोमेंटम इंटू डिस्टेंस हमेशा ज़्यादा रहेगा, ये बराबर होने का चांस बहुत कम है, तो इज इक्वल होगा वेवलेंथ के जो होगा एच बाई 4 पाई, एच बाई 4 पाई। ऑल्सो पी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर, मोमेंटम का फॉर्मूला है, सिंपल था। तो यदि इससे हम लोग निकालेंगे तो इससे एक और फॉर्मूला आएगा, एम इंटू वी इंटू एक्स ज़्यादा होगा या बराबर होगा एच बाई 4 पाई के, वी डॉट एक्स मीन वी इंटू एक्स मतलब वेलोसिटी इंटू डिस्टेंस इज इक्वल होगा या ज़्यादा होगा एच बाई 4 पाई एम के। एम क्या है? वही यार मास है और क्या। तो अब बात करते हैं नील बोहर मॉडल ऑफ एटम, कि बोहर जी ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए थे या कुछ बताया था एटम के बारे में, उन्हीं को पढ़ा था कि ये एटम जो स्फेरिकल होते हैं और ये पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है इनके अंदर, जो न्यूक्लियस के अराउंड कोई नेगेटिवली चार्ज रिवॉल्व करते रहता है। तो ये लोग नाम तो नहीं बताया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, पर इन्होंने ऐसा बताया कि हाँ होता है ये चार्ज वगैरह। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स नाम उसके पहले ही आ गया था, ये न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन्स हाँ इलेक्ट्रॉन्स बता दिया था, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है, तो ऐसी बात नहीं। इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस होते हैं फिक्स्ड ऑर्बिट, इस कॉल शेल और स्टेशनरी ऑर्बिट। शेल को है स्टेशनरी क्या होता है? जो फिक्स्ड होता है, उसको चेंज नहीं होता है, तो वही फिक्स्ड ऑर्बिट हो गया। स्टेशनरी चीज़ है जो कहीं हिलता नहीं, डुलता नहीं, चेंज नहीं होता, तो वही। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी वाइल रिवॉल्विंग। इलेक्ट्रॉन्स नॉट इमिट, बहुत लोग नहीं लेते हैं एनर्जी, ना ही देते हैं रिवॉल्व जब करते हैं तो। और ये बात तो जहाँ तक में गलत है, जहाँ तक मैंने पढ़ा गलत हुए। इसमें उन्होंने एक एनर्जी का एक फार्मूला दिया, जो एक फार्मूला है ये जेड स्क्वायर, जेड है एटॉमिक नंबर, ठीक है, और ये एन जो है एन है शेल नंबर, वाई ईवी का कुछ खास नहीं है, ईवी का एक क्या करे हैं कांस्टेंट है, जैसे कि प्लैंक कांस्टेंट होता है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये सब चेंज नहीं हो सकता कभी। तो ये है 1 EV इज इक्वल टू 1.6×10⁻⁻19 जूल। तो ये याद रखना पड़ेगा, बस ये क्वेश्चन में दिया रहता है काफ़ी बार से। चौथा पोस्टुलेट हमारा ये कहता है कि एनर्जी होता है वो रिलीज और ऑब्जर्व एनर्जी जब वो जंप करता है वन शेल टू अनदर शेल। हम लोग तो उसमें था लाइमन बर्मर पैशन, बुक में होगा लाइमन बर्मर पैशन, इससे ऑर्बिट यहाँ से वहाँ चेंज होता है, तो उसे हम लोग लाइमन बर्मर या पैशन कहते हैं, ठीक है, इसे यहाँ पर लिखा हुआ है। तो हम लोग कहाँ थे? तो हाँ, जो अगर वो एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में जंप करता है तो उसका कुछ चेंजेस आता है एनर्जी में। उस चेंज ऑफ एनर्जी का एक फार्मूला है, जो ये फार्मूला ज़्यादातर तो काम नहीं आता है, बट देख लीजिए ये 13.6 जेड क्या है? एटॉमिक नंबर का स्क्वायर है, ब्रैकेट देंगे 1n2 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर, n2 मीन्स नीचे n2 है, ठीक है। तो ये कौन सा ऑर्बिट से जंप किया? जैसे वो लाइमन से जंप किया, फर्स्ट ऑर्बिट से जंप किया, अगर 2 3 4 5 6 कहीं भी जंप किया, इन्फिनिटी में भी अगर जंप किया, तो जंप करके कहाँ जाता है उसको यहाँ लिखेंगे n2 में। तो अगर ये ईवी तो है, ई वाला लगेगा फॉर्मूला, उसका भी आ जाएगा चेंज ऑफ एनर्जी, यदि वो एक ऑर्बिट से दूसरा ऑर्बिट में जंप करता है तो
अगर ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है, जो एक इंटीग्रल है इनटू h/2 पाई के, इसका मतलब कि अगर एंगुलर मोमेंटम निकालना है, जो हमने पहले ही पढ़ा था, एल से भी रिप्रेजेंट होता है, MVR से भी रिप्रेजेंट होता है। MVR मीन्स ये तो बहुत ही MVR से भी निकल जाएगा। R एक रेडियस हो गया, M आपका मास हो गया, V आपका हो गया वेलोसिटी से निकल जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ लाइट। वेलोसिटी वैसे थोड़ा ठीक है, थोड़ा सा फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन के लिए है वैलिड, यहाँ थोड़ा वैलिड नहीं होता। तो ये NH/2 पाई से निकल जाएगा अगर आपको निकालना है तो। NH/2 पाई, N क्या है शेल नंबर है, H क्या है, H प्लैंक कांस्टेंट है, और ये 2 पाई है, ऐसे निकल सकता है एंगुलर मोमेंटम। अब बात करते हैं रेडियस ऑर्बिट की। अब कहते हैं ऑर्बिट का रेडियस निकालना है। हमने पढ़ा था कि भाई हम लोग को रेडियस ऑर्बिट, एक बोहर रेडियस ने ही, बोहर जी ने ये बोहर रेडियस के बारे में बताया था, तो ये वही रेडियस है। ठीक है, हमने इससे पहले भी एक रेडियस पढ़ा था, कैलकुलेट कहाँ गया, हमने पढ़ा था यहीं कहीं तो पढ़ा था ये, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस के बारे में पढ़ा था। फिर वो वाला अब पुराना हो गया, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं। अब यदि आता है तो इससे भी निकाल सकते हैं। 0.529 n²/z, z क्या है, एटॉमिक नंबर है, इनटू a। अब पूछोगे a क्या है, तो a कुछ नहीं है, कांस्टेंट है, वो दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे अभी। ठीक है, मैंने कहीं तो लिखा था ए का कांस्टेंट, बट आप देख लेना नेट में क्या होता है ए का कांस्टेंट। अब बात करते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रम की। ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम कुछ नहीं है, वही लाइमन पैशन वाला ही खेल है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सेम वही फॉर्मूला जो हमने पहले पढ़ा था ऊपर में देख सकते हैं, बट इसमें तो कुछ अलग ये है कि ये आ गया hc/अल्फ़ा अल्फ़ा। ठीक है, ये एक वेव नंबर का फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। इसमें एक R/z² है, जो एक राइजनबर्ग कांस्टेंट है, 1.0910। ये दिया रहता है क्वेश्चन में जनरली, और इसको याद कर सकते हो मैंने तो। ये वही सेम यहाँ से यहाँ कूदा कांस्टेंट 1/अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है, वेवलेंथ है, तो और ये क्या है, ये वेव नंबर है। तो ये यहाँ से जंप करेगा तो क्या क्या नाम होता है वो आपको बोलेगा आपसे लाइमन से आपका बल्मर में जॉइन, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। लाइमन से आपका बल्मर सीरीज़ में जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो अब बताइए आपका क्या चेंज ऑफ एनर्जी है, या रेडियस है, ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। और ये भी आ सकते हो यूवी रे, पहला में रहता है यूवी, दूसरा में विजिबल, दूसरा में इंफ्रारेड, ये रेडिएटेड, बस यही था। और कुछ लिमिटेशन थे नील बोहर जी के मॉडल में, तो वो लिमिटेशन क्या थे वही अब पढ़ते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन गिवन बाय नील बोहर ओनली वैलिड फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम लाइक एटम्स। हाइड्रोजन और हीलियम जैसे ही एटम के लिए ये वर्क करता था, ये सारे फॉर्मूलाज कैलकुलेशन वगैरह। ठीक है, ये भी नहीं बता पाए कि मल्टीपल स्पेक्ट्रम का ये क्या है, यार मल्टीपल स्पेक्ट्रम ऐसा क्यों होता है। और ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और एच यू बी वो था, HUB मतलब कि वो छोड़िए, उतना आपको नहीं डीपली जाना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों नहीं समझा पाया, और समझा नहीं पाया इसलिए। और एक्सप्लेन ज़ाइमन एंड स्टार्क इफेक्ट, ज़ाइमन मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यानी इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये है मैग्नेटिक इफेक्ट, ये क्यों नहीं समझा पाया कि इलेक्ट्रॉन में क्यों होता है, एटम में क्यों होता है। और ये भी नहीं समझा पाया इनका डुअल बिहेवियर ऑफ रेडिएशन के बारे में। तो बस यही था चैप्टर में। अब ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए वीडियो अच्छा लगे तो। बाकी नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा इसका फॉर्मूला के ऊपर।